Jai Hind everyone. I am Pankaj Kumar, and today's video is regarding the National Fellowship for and Scholarship for Higher Education for Scheduled Tribes. So एसटी के लिए जो पीएचडी और पीजी में फेलोशिप मिलती है उसके बारे में जानकारी लेंगे। कोशिश करेंगे ये वीडियो शॉर्ट हो और बहुत इंफॉर्मेटिव हो। लैंग्वेज विल बी इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, so we can reach and benefited most of the student। तो दोनों ही भाषा में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस जानकारी का फ़ायदा मिले। अगर कुछ छूट जाता है तो आप हमारे ग्रुप में भी जाके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे, जिस जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए। इफ़ यू वांट टू जॉइन आवर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन join directly there. The links are given in the description box, and here we'll cover the fellowship part for the PhD. What is the selection process, what is the age limit, and how much fellowship you will get, how to apply. These all things will be discussed here. So गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर ये आती है फेलोशिप और स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप एक्चुअली पीजी के लिए होता है, पोस्ट ग्रेजुएट या यूँ कह लो मास्टर्स के लिए, और फेलोशिप होती है पीएचडी के लिए। सो यहाँ पे दो स्कीम की बात की गई है। सो द फर्स्ट स्कीम is for the first sub scheme is national fellowship for pursuing MPhil or PhD after completion of the master degree. Okay, and then second scheme is what? And second scheme is for the pursuing graduate or postgraduate courses in the selected top class and non-government institute in the professional field such as मैनेजमेंट, मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग। तो पहला जो सब स्कीम है इसका, वो एमफिल और पीएचडी के लिए है जो बच्चे कर रहे हैं, और दूसरा सब स्कीम, मतलब इसी स्कीम के दो भाग है। पहला स्कीम पीएचडी के लिए और दूसरा स्कीम पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे या फिर ग्रेजुएट बच्चे जो किसी प्रेस्टिजियस कॉलेज, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस में मेडिसिन, मैनेजमेंट या कोई और कोर्सेज कर रहे हैं। इन दोनों ही स्कीम को मिला के फिर ये स्कीम बनाई गई है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला हम लोग नेशनल फेलोशिप स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं पार्ट ए में, जो पीएचडी के बारे में होगा। सो साइलेंट फीचर्स आर दैट कि इन केस ऑफ अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देयर is any changes in type of courses, the same will be incorporated in the guideline. However, the scholar are already covered under the scheme 21-22 will be allowed to the complete the course as per the existing scheme. तो नेशनल पॉलिसी के अंतर्गत अगर कोई चेंजेस लाते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन 2021 से 22 में जो बच्चे एडमिशन लिए उनके लिए यही सेम गाइडलाइंस होगी, और कोई भी चेंजेस होता है तो नोटिफिकेशन में आपको बता दिया जाएगा। कौन कौन बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं? एमफिल में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, एमफिल या पीएचडी में जो लेना चाहते हैं, या फिर जो सिर्फ पीएचडी में लेना चाहते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी शुड बी टेकन एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी कवर्ड अंडर द कैटेगरी मेंशन्ड इन 2.4। अगर दिए गए यूनिवर्सिटी की जो कैटेगरीज है उसमें अगर आपका इंस्टीट्यूट आता है तो आप ले सकते हो। दूसरा, आपके मास्टर्स में 55% या इंटीग्रेटेड पीएच मास्टर्स अगर आपने गए तो उसमें 55% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। इनकम क्राइटेरिया क्या है? कोई इनकम लिमिट नहीं है, सो नो इनकम क्राइटेरिया। एज लिमिट क्या है, जो इम्पोर्टेंट था, कि अगर आपका एज लिमिट 36 से ज़्यादा है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। कम से कम 36 होना चाहिए या 36 ईयर से कम होना चाहिए। इट शुड बी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द जुलाई, जुलाई के पहले दिन को। अगर आपको 36 से एज कम है या 36 है, सो यू कैन अप्लाई, अगर ज़्यादा है तो नहीं। जो भी बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं वो ध्यान रखना है इसके फेलोशिप के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो यूनिवर्सिटी है या तो इन चारों में से किसी एक में आना चाहिए। सो इफ़ यू वांट
to take admission in any university or institute and avail this fellowship, remember and confirm that your university or institute are comes under any of this following four criteria. So first is what university, institute, college included under the section 2F and 12B or 2F and 12B of यूजीसी एक्ट. सो अगर आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इंस्टीट्यूट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से फंडेड है और वो यूजीसी रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, यही है इसका मीनिंग, तो आप उस इंस्टीट्यूट में ले सकते हो एडमिशन. अब दूसरा है कि अगर कोई इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी है और सेक्शन 3 को फॉलो कर रहा है तो फिर आप उसमें एडमिशन ले सकते हो. व्हाट डज इट मीन? सेक्शन 3 said कि if you are a private institution and you are able to avail a central government or state government funded funds for the research and college, then your university considered as a deemed university and it comes under the section 3 UGC Act 1956. सो यही था पूरी बात कि अगर आपका यूनिवर्सिटी प्राइवेट है बट वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है सेक्शन 3 में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से फंडेड ले सकता है, तो फिर आपका वो डीम्ड यूनिवर्सिटी कहलाएगा और आप उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो. अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट या कॉलेज रिसीविंग ग्रांट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, डायरेक्टली अगर किसी भी तरह से ग्रांट ले रहा है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से आपका इंस्टीट्यूट, देन यू कैन टेक एडमिशन ओवर देयर. इन तीनों में से अगर आपका इंस्टीट्यूट किसी में नहीं है, लेकिन अगर MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, so Ministry of Human Resource and Development given the list of institute of national importance. If your institute is comes under that, then it is also fine. Maybe your institute comes more than this one criteria. Don't bother about it. You can choose any one criteria while filing the application. So आपका इंस्टीट्यूट एक से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में क्राइटेरिया में आ रहा है तो फिर आप कोई एक चुनोगे. मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा दी गई इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस की लिस्ट, जो कॉलेजेस की लिस्ट है, उसमें अगर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी आता है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो. सो नंबर ऑफ फेलोशिप कितनी है? लगभग ये 750 फेलोशिप ये स्लॉट्स निकालते हैं. और इसमें बहुत अच्छी भी बात है कि अगर कोई स्लॉट ख़त्म, मतलब किसी एक कैटेगरी में नहीं ख़त्म हो रही, फिनिश नहीं हो रही, तो दूसरी कैटेगरी को मिल जाएगी. वो चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ कंप्लीट. और अगर अगर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट नंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब एप्लीकेंट, द नंबर ऑफ फेलोशिप नॉट अवेल ड्यूरिंग दैट ईयर विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर. सो अगर इस बार कोई फेलोशिप कंप्लीट नहीं हो पाए, 750 बच्चे नहीं मिले, तो नेक्स्ट ईयर जो भी बच्चे हैं उनको नेक्स्ट ईयर वही नंबर जुड़ जाएगी. So number of available slot for the award selection will be made on the basis of marks and obtained in the postgraduate. सिर्फ यही चीज नहीं है, सिर्फ marks obtained in the postgraduate is not only the criteria, but CSIR, UGC, UGC and UGC NET. This is the also important criteria कि you should apply, qualify any of these two examination, not PhD category, but at least NET category. तो जो भी आपको मार्क्स इसमें मिलेंगे यूजीसी CSIR वाले में, उसका 50% और पोस्ट ग्रेजुएट का 50% विल बी एड ऑन एंड इट विल बी रेज आउट ऑफ 100. सो दोनों CSIR UGC और UGC नेट का जो भी कैटेगरी में आप अप्लाई किए हो, उसमें क्वालिफाई करने के बाद से आपको जो भी मार्क्स है उसका 50% मार्क्स और पोस्ट ग्रेजुएट का 50% मार्क्स, मतलब मास्टर्स का 50% मार्क्स जोड़ के आउट ऑफ 100 देखते हैं कि किसका बच्चे का ज़्यादा मार्क्स आया है और उसी को ये फेलोशिप अवेल करती है. सो 700 सीट, 750 सीटों को दिव्यांगजन में, PVTG में, फीमेल में और ST में बांटा गया. ये फीमेल कौन सी है? ये फीमेल शेड्यूल ट्राइब की ही
स्टूडेंट होंगे जो फीमेल्स होंगे 30% उनको छूट मिलेगी, ठीक है। जो पीवीटीजी है, व्हाट डू यू मीन बाय पीवीटीजी फुल फॉर्म? सो पीवीटीजी इज अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। सो जो ट्राइबल ग्रुप में भी बहुत पर्टिकुलर है, दैट ग्रुप इज कंसिडर्ड एज ए particularly vulnerable tribal groups. Now, so स्लॉट्स को इन्होंने बता रखा है, सीट्स को ऐसे बता रखा है कि अगर मान लो 38 स्टूडेंट आर नॉट एबल टू फुलफिल इन द दिव्यांगजन, सो वॉट एवर द नंबर विल बी वैकेंट, दैट विल बी ट्रांसफर टू द पीवीटीजी। पीवीटीजी में अगर पूरे बच्चे नहीं फुलफिल हो रहे, सो इट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द फीमेल। फीमेल में पूरे फुलफिल नहीं हो रहे तो एसटी अदर्स में वो ट्रांसफर हो जाएगा, इस तरह से वो बट बांटा जाएगा। सो फेलोशिप, ये जो वैल्यूज है ये पुरानी है, यहाँ पे ध्यान नहीं देना है आपको, क्योंकि इसका रिवाइज्ड फेलोशिप यहाँ पे दिया गया है, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। सो 2023 दिसंबर 4 में ये इसका रिवाइज्ड फेलोशिप दिखाया गया। सो जो भी बच्चे हैं उनको एमफिल में 37,000 पर मंथ मिलेगा, और अगर पीएचडी कर रहे हैं या इंटीग्रेटेड पीएचडी तो पहले 2 साल तो 37 मिलेगा, और उसका एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाता है, जीआरएफ विल बी कन्वर्ट इनटू एसआरएफ, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, एंड यू विल गेट 42,000 पर मंथ प्लस एचआरए। इसमें भी एचआरए 37,000 प्लस एचआरए, एंड इसमें पीएचडी में भी एचआरए। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो 60-60 हज़ार भी दे रहे हैं, जैसे ट्रिपल आईटी है, और 55 के करीब 1000 देती है अशोका शायद। सो कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो बढ़ा के देते हैं। यहाँ पे कंटीजेंसी की भी बात इन्होंने की होगी, बट कंटीजेंसी यहाँ पे दिखाया नहीं है। लेट मी सी अनदर बिट। हाँ, तो ये मैं क्राइटेरिया की बात कर रहा था कि कंटीजेंसी पे हम लोग बात करते हैं, बट एक बार इसको क्राइटेरिया देखते हैं क्या है, हाउ यू कैन गेट इट। सो आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जेआरएफ ऑफ यूजीसी और सीएसआईआर and master's degree in the bachelor degree. So it has been decided selection candidate for fellowship for 25-26 will be based on the mark obtained. So 50% of the CSIR UGC or just UGC net exam will be taken, and 50% of the bachelor's master's degree or integrated bachelor degree marks will be taken. So दोनों को जोड़ के both marks will be added and then it will scale up to 100. सो 50% यूजीसी सीएसआईआर यूजीसी नेट एंड सीएसआईआर यूजीसी नेट का जो भी आपने एग्जाम दिया किसी एक में से, उनका 50% मार्क्स जोड़ा जाएगा, और पीजी में या इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड मास्टर्स में अपने जो भी मार्क्स लिए उसका 50% जोड़ के, दोनों को जोड़ के आउट ऑफ 100 देखेंगे, और उसके बाद से उनकी लिस्ट बनाई जाएगी। आपको अप्लाई कैसे करना है? एचआरए तो सिटी वाइज मिलता है, जैसे करीबन 18%, फिर 24%, फिर करीबन 27%, ऐसे सिटी वाइज जितनी ज़्यादा महंगी सिटी होगी उसको उतना ज़्यादा एचआरए मिलता है। उसका कैटेगराइजेशन किया हुआ है सिटीज़ का, ABC करके, आप देख सकते हो। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू द पोर्टल fellowshiptravel.gov.in, you have to apply over there. Mostly the fellowship will be open in July 1st and close in September 30. Once in academic year it will be open, and then you can go and apply through that. So यहाँ पे you should go and check every time notification in the same portal, and you have to be updated accordingly, and you can subscribe this channel for the more updates. Registration process: before filling the application, online research scholars required to register themselves for the online fellowship portal. So before registration, you have to for applying the application, you have to registered on the online fellowship portal. आपको अप्लाई करने से पहले आपको ऑनलाइन फेलोशिप पोर्टल पे
रजिस्टर करना पड़ेगा एज वेल एज डीजी लॉकर पे सिंस, और वहाँ पे आपको अपनी इच्छा अनुसार अपना आधार सीड करना पड़ेगा, ताकि जो इम्पोर्टेंट जानकारी है या सर्टिफिकेशन है वहाँ से ही आप अपलोड करोगे। सो जब डॉक्यूमेंट आप फाइल कर देते हो, once you will have registered, then you will have to required to upload this documents. Okay, so latest color photo, ST certificate या PVDG certificate, 10th mark certificate, Divyang certificate if you are under this Divyang category, postgraduate का marks, aggregate marks in percentage, and then admission joining certificate. So joining certificate कहाँ से मिलेगा आपको PhD के लिए? So जैसे आपने इंटरव्यू दिया, वंस यू गिव इन द इंटरव्यू, इंटरव्यू देने के बाद से आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आपको एक ज्वाइनिंग सर्टिफिकेट देता है कॉलेज या यूनिवर्सिटी, वो ज्वाइनिंग सर्टिफिकेट आप ले लो, उस पर अपलोड करो, और फॉर ऑफर एडमिशन फॉर द रिस्पेक्ट स्टूडेंट इन द एडमिटेड टू IITs। तो आपको पहले कॉलेज को फीस देने की जरूरत नहीं है, पहले आप ज्वाइनिंग लेटर उनसे मांग लो, दे विल गिव, उनको अप्लाई करो, देन सेम थिंग विल बी अप्रूव बाय द यूनिवर्सिटी। सो जब आप उसको डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई कर दोगे, अपलोड कर दोगे, सो कॉलेज के पास जाना है, कॉलेज को बताना, नोडल ऑफिसर वहाँ का होगा, कॉलेज का नोडल ऑफिसर जो फेलोशिप्स वगैरह देखते हैं, सो वो उनके पास अपना अलग अकाउंट होता है, और सर हु इज डीलिंग विद द स्कॉलरशिप रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन द ऑनलाइन पोर्टल, तो उनको अपना एक रजिस्ट्रेशन अलग से करना पड़ेगा इसी वेबसाइट पे जाके, और फिर वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। So it would be responsibility of the concerned university to ensure that the information uploaded by the research scholar correct and is matching with the physical document. Researcher scholars furnished with the time and to verification. So once you will apply by yourself, then university have to be recheck just by registering the university on the portal। एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो यूनिवर्सिटी को एक बार रीचेक करना पड़ता है, फिजिकल डॉक्यूमेंट वो देखेगी, नोडल ऑफिसर जो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के होंगे वो आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट देखेंगे और मैच करेंगे कि जो आपने अपलोड किया है वो सही है कि नहीं। सो जब वो डली वेरीफाई करेंगे तो फिर आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन विल बी डन बाय द मिनिस्ट्री। सो मिनिस्ट्री भी एक बार वेरिफिकेशन करेगी। इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी कोई इन द एप्लीकेशन, मिनिस्ट्री विल mark application defective in the defective application will be visible to the student. The student is advised to the make correction defective application in the resubmit once again on the portal institute level. Institute will be verify the corrected application and submit the ministry through the final verification submission before the last date. सो मिनिस्ट्री में एक बार चेक करेंगे, मिनिस्ट्री में अगर कोई लगता है कि डॉक्यूमेंट कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई गड़बड़ है डॉक्यूमेंट में, तो उसको मार्क करके वो मेंशन करेंगे यूनिवर्सिटी के द्वारा, फिर आपको वही डॉक्यूमेंट फिर से फ्रेश अपलोड करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी उसको वेरीफाई करेगी। सिलेक्शन प्रोसेस वही है कि सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट लिस्ट पे बनेगा। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड इन रिस्पेक्ट टू द रिमेनिंग एलिजिबल रिसर्च स्कॉलर बेस्ड ऑन द मार्क ऑब्टेंड। अगर दो बच्चों का मार्क्स सेम आता है तो जिसका एज ज़्यादा होगा उसको पहले मिलेगा, और एज भी सेम होगा तो फिर जो एकेडमिक ईयर के जो मार्क्स होते हैं, एकेडमिक मार्क्स होते हैं, उसको उसको चेक किया जाता है। सिलेक्शन कमेटी फॉर द एमफिल एंड PhD, ये सारे सिलेक्शन कमेटी का मेरिट लिस्ट बनाते हैं, जो भी मेरिट लिस्ट बनाएंगे दैट विल बी फाइनल, दैट कैन नॉट बी मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। कंप्लीशन ऑफ द फॉर्मेलिटीज बाय स्कॉलर एंड इंस्टीट्यूट। सो जैसे ही द प्रोविजनली सेलेक्टेड रिसर्च स्कॉलर इज रिक्वायर्ड टू टेक एडमिशन विद इन द यूनिवर्सिटी, submit with the joining report of the ministry within the 1 month from the date of the issue provisional award letter। So एक बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेरिट लिस्ट बन गया, आपका नाम आ गया, आपको अवार्ड लेटर मिल गया, तो जैसे आपको अवार्ड लेटर मिलता है तो विद इन 1 मंथ आपको उसमें कॉलेज में जो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला था उसके थ्रू आपको डायरेक्टली वहाँ पे एडमिशन लेना होता है, मतलब फीस अप्लाई करो फिर एडमिशन ले लो, है ना। If any research scholar does not join with the stipulated time period, his or her award will be liable to the cancelled।
सो अगर आप अप्लाई नहीं करते हो दिए गए टाइम में, देन योर अवार्ड लेटर विल बी कैंसिल, आपका अवार्ड लेटर कैंसिल कर दिया जाएगा. So the research scholar and the university will be required to complete the following formalities within 1 month of the award letter. So ये सारी formalities आपको एक बार करनी पड़ेगी ख़त्म विद इन 1 मंथ. तो ये ज़्यादातर आपका इसमें कुछ काम नहीं है, यूनिवर्सिटी ही करती है, जो है PFMS पोर्टल है, आईडी बेनिफिशरी आईडीज़ वगैरह बनाना, वो आपको नोडल ऑफिसर से कराना पड़ेगा. दैट इज़ मोर और लेस कॉमन विद द यूजीसी वाला, लेकिन जो मेरिट लिस्ट बनाना था वो थोड़ा डिफरेंट था. तो जैसे आपको बेनिफिशरी आईडी और कोड मिल जाता है, तो उसके 1 मंथ के अंदर आपको फिर पैसा मिल जाता है. दिस इज द रिलीज ऑफ फेलोशिप. प्रोसीजर ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ द फेलोशिप, हर बार आपको क्वार्टरली आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट देना पड़ता है, मतलब ज्वाइनिंग रिपोर्ट बोलो, कंटिन्यूएशन रिपोर्ट देना होता है कि आप पढ़ रहे हो. और पैसा भी आपको इसमें वैसे क्वार्टरली मिलता है, पर मंथ जल्दी जल्दी नहीं मिलता, बट हाँ मिल जाता है. सो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी होंगी, और कोई और डाउट हो तो आप हमारे ग्रुप में पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, and you can join our group and you can ask your doubts in the comment box. This is all about the PhD fellowship, and PG के लिए we can make another video if you'll comment there. लीव बेनिफिट की हाँ बात कर लेते हैं. 30 days आपको लीव बेनिफिट मिलता है हर इस बच्चों को, बट मैटरनिटी लीव विल बी प्रोवाइडेड टू द फीमेल्स ओनली, बट no fellowship will be admissible during the maternity paternity leave. Okay, फेलोशिप नहीं मिलेगा, बट द फेलोशिप विल बी एक्सटेंडेड. जितना भी आपने मैटरनिटी या पैटर्निटी लीव लिया, दैट विल बी एक्सटेंडेड फॉर द पीरियड ऑफ विच द लीव हैज़ बीन अवेल्ड. सो जितने दिन आपने मैटरनिटी लीव या पैटर्निटी लीव, मतलब कि मातृ और पितृ के के अंतर्गत आपने जो भी लीव लिया, उस लीव के दौरान आपको पैसे तो नहीं मिलेंगे, फेलोशिप नहीं मिलेगी, लेकिन वही टाइम पीरियड आपको एक्सटेंड कर दिया जाएगा PhD या MPhil के लिए. इन केस ऑफ द फीमेल रिसर्च स्कॉलर अवेल मैटरनिटी लीव 6 मंथ फ्रॉम 1 जनवरी 24 to 30. ये एग्जाम्पल वो बता रहा है कि कैसे बढ़ जाएगा. एकेडमिक लीव ले सकते हैं, बट उसमें आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी. एंड देन एक्सपेंडिचर ऑन द फॉरेन और डोमेस्टिक विजिट कनेक्शन रिसर्च वर्क इज नॉट कवर्ड अंडर स्कीम. तो कोई भी फेलोशिप की खर्चा नहीं उठाएगी आपके फॉरेन या फिर किसी भी विजिट के लिए, एकेडमिक लीव के लिए. कोई भी त्रुटि मिलती है आपके फेलोशिप में या डॉक्यूमेंटेशन में, तो आपकी फेलोशिप कैन बी कैंसिल्ड विदाउट सब्सिक्वेंट रीजन. अगर कोई भी, if there will be any discrepancy in the documentation, so anytime the fellowship can be cancelled without any prior information. Grievance you can apply here, tribalnick.in पे जाके अपने grievance दे सकते हो. And this is all about the important information which I have to be share with you, and hope so this video is very informative for you, and you can share with all your juniors so they can be mentally prepared that in which direction they should go. आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाई, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अपने जूनियर्स के साथ इसको शेयर करें ताकि उनको अपने जीवन में आगे क्या कर सकते हैं उसकी जानकारी उनको मिले. यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ. अगर कुछ छूट गया है, कुछ पूछना है, तो आप डायरेक्टली कमेंट या व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे ज्वाइन करके पूछ सकते हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद.